हेलो फ्रेंड्स, WBPSC AE सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स 2016 में आज हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दी, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो आज भी पार्ट 3 में 25 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, आज का जो पार्ट होगा इसमें मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, और वो भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आपके सॉइल मैकेनिक्स से आए हुए हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज कितना ज़्यादा होता है हर एक एग्जाम में। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें सॉइल मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जितने भी आगे की वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक जरूर पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 है। इफ़ ए सैंपल ऑफ ड्राई सैंड टेस्टेड इन डायरेक्ट shear टेस्ट gives failure shear stress as 100 kN per meter square at a normal stress of 200 kN per meter square, then the angle of internal friction is given by। देखिए, ये क्वेश्चन आपका सॉइल मैकेनिक्स से है, और यहाँ पे पहले डाटा देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा shear स्ट्रेस हमारे पास है 100 kN per meter square। इसके बाद में नॉर्मल स्ट्रेस है 200 kN per meter square। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होगा, मतलब फाई की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन होते हैं। पहला होता है टाउ इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाई, जो कि होता है सैंड के लिए, और दूसरा होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, जो कि कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में कौन सी सॉइल, हमारे पास क्वेश्चन में है सैंड, ड्राई सैंड है। इसका मतलब यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा टाउ इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाई। अब देखेंगे टाउ की वैल्यू कितनी है, जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 100 और जो आपकी सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है 200। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो 100 इक्वल टू 200 टेन फाई। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर होगा फाई इक्वल टू निकल के आएगा टेन इनवर्स 1/2। चलिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर cc एज ए वाटर कंटेंट ऑफ 5%। इफ़ द वॉइड रेशियो रिमेंस कांस्टेंट देन इट्स बल्क डेंसिटी फॉर ए वाटर कंटेंट ऑफ 10% विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक बल्क डेंसिटी है जी 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किसके करस्पॉन्डिंग है, एक वाटर कंटेंट 5%। मतलब वाटर कंटेंट 5% के अकॉर्डिंग बल्क डेंसिटी है 1.8। अगर मैं वाटर कंटेंट को चेंज कर दूं 5% से चेंज कर दूं 10%, तो हमारी बल्क डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, कितनी बल्क डेंसिटी हो जाएगी, जिसको मैं गामा से डिनोट करूंगा। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास डाटा दिया हुआ है बल्क डेंसिटी 1.8 अकॉर्डिंग टू वाटर कंटेंट 5%। अब मुझे बल्क डेंसिटी कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू वाटर कंटेंट 10%। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है बल्क डेंसिटी का G प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, एस क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई वॉइड रेशियो, और जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला होता है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब मैं इस फॉर्मूला में एस ई की जगह डब्ल्यू जी को पुट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एस ई की जगह डब्ल्यू जी को पुट किया है, जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू ब्रैकेट के बाद गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी। अब यहाँ से मैं जी को कॉमन ले लूँगा। जी को जब मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस डब्लू इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जी जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। इसके अलावा वॉइड रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वॉइड रेशियो कैसा है, कांस्टेंट है। वॉइड रेशियो रिमेंस कांस्टेंट, इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी कांस्टेंट हो गई। बस मेरे पास वेरी क्या कर रहा है, वाटर कंटेंट। तो मैं इस सारी वैल्यू को एक कांस्टेंट नाम दूंगा। अब मेरा जो बल्क डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है 1 प्लस डब्ल्यू के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा B1 डिवाइड बाई गामा B2 इक्वल टू 1 प्लस W1 डिवाइड बाई 1 प्लस W2 इक्वल टू गामा B1 की वैल्यू कितनी 1.8, और ये सारी वैल्यूज को मैं पुट करूँगा, और फाइनली जब कैलकुलेट करके आंसर हमारा आ जाएगा 1.885। ऑप्शन को मैच करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मे बी डिफाइंड एज। एक इंस्ट्रूमेंट की हाइट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेशन रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये। इससे मैं फोर साइड लूँगा, बैक साइड लूँगा। अभी जो लाइन है हमारी, लाइन हम कॉलिमेशन बोलें या फिर लाइन ऑफ साइट बोलें, इसका जो RL होता है, RL क्या होता है, हमारी मेन सी लेवल से जो भी हाइट होती है, अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे मेन सी लेवल है। इस मेन सी लेवल से जितना भी एलिवेशन होगा इस लाइन का, उसी को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको RL बोलेंगे। और जो
लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के RL को हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब मीन सी लेवल से लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो भी एलिवेशन आएगा उसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आप फॉर्मूला से देख सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू RL प्लस बैक साइड, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस ये बैक साइड। तो ये हमारी यहाँ पे मेन सी लेवल से टोटल डिस्टेंस एलिवेशन आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की हाइट बोल रहा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे इसने कोई साफ साफ में बोला है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब ये भी हो सकता है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट आंसर ये वाला नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी में कह रहा था एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ कॉलिमेशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेटली लेबल्ड। मतलब जो हमारा प्लेन ऑफ कॉलिमेशन है, प्लेन ऑफ कॉलिमेशन क्या होगा, ये हमारे पास कॉलिमेशन लाइन है, ये वाली ठीक है, ये लाइन है, इसका जो प्लेन होगा इस तरह से, यहाँ पे जो प्लेन है उसका एलिवेशन कह रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात है। या फिर हम लाइन की बात करें या फिर हम प्लेन की बात करें, दोनों का हाइट जो होगा, एलिवेशन होगा, वो यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉलिमेशन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेटली लेवल्ड। मतलब मैंने लेवलिंग अच्छे से कर रखी है, उसके बाद में इस प्लेन की मैं एलिवेशन को मेजर कर रहा हूँ। तो ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन सी देखते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ़ बैक साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर साइड डिस्टेंस। देखिए ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन इररेलेवेंट है, क्योंकि बैक साइड डिस्टेंस जो फोर साइड डिस्टेंस की कब इक्वल होगी, जब मुझे दोनों के RL डिफरेंट RL पता होंगे और दोनों की बैक साइड फोर साइड को मैं सम कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का RL और इस पॉइंट का RL दोनों मुझे RL पता होंगे, और इन RL की वैल्यू प्लस ये वाली रीडिंग, इन दोनों को जब मैं इक्वल करूँगा, ऐड करके इक्वल करूँगा, तब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि दोनों का RL क्या होंगे, क्योंकि दोनों के RL यहाँ पे डिफरेंट होंगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा केवल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले इज 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्कुलर फुटिंग विद डायमीटर सेम एज द विड्थ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन सेम सॉइल। ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले एक स्ट्रिप फुटिंग है, ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग है, उसके लिए बियरिंग कैपेसिटी 120 दी हुई है। अब इस स्ट्रिप फुटिंग की जो हमारी विड्थ है, यहाँ पे देखिए, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्कुलर फुटिंग विद डायामीटर सेम एज द विड्थ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। मतलब स्ट्रिप फुटिंग की जो विड्थ है वो हमारी सर्कुलर फुटिंग की डाया के बराबर है, सर्कुलर फुटिंग की डाया के बराबर है। अब कह रहा है कि सर्कुलर फुटिंग के केस में जो ये स्ट्रेंथ है 120, वो इससे ज़्यादा होगी या फिर इससे कम होगी। तो इसके लिए हमें पहले इनके फार्मूलाज को पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रिप फुटिंग का जो फार्मूला होता है, CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ गामा B N गामा। ये NC NQ और N गामा ये क्या तरजाकी के कोफिशिएंट फैक्टर हैं। इसके अलावा C क्या है, कोहेजन है, गामा यूनिट वेट है, ये क्या है हमारी फुटिंग के नीचे वाला है, और ये वाला कौन सा गामा, ऊपर वाला है। ये सपोज ये फुटिंग है, ठीक है, इस तरह से। तो जो नीचे सॉइल होगी, ये वाला कौन सा, ये वाला गामा है, इस तरह से फुटिंग है। यहाँ पे इसके नीचे जो सॉइल होगी, ठीक है, तो यहाँ का जो गामा होगा वो ये बीच वाले टर्म का है, और जो इसके ऊपर सॉइल है ये वाला गामा, ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिप फुटिंग होनी चाहिए, दूसरा कौन सा, सर्कुलर फुटिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, सर्कुलर फुटिंग के केस में 1.3 आ रहा है और स्ट्रिप फुटिंग के केस में कुछ भी नहीं है। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि जो सर्कुलर फुटिंग की वैल्यू आने वाली है वो ज़्यादा आएगी किससे, स्ट्रिप फुटिंग से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं ये वाले एक्स्ट्रा, तो इनके लिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सैचुरेटेड क्ले है, सैचुरेटेड क्ले, इसका मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है। जब क्ले की बात आती है तो क्ले के केस में डिफरेंट फार्मूला होते हैं। कौन से होते हैं, सबसे पहले क्ले के केस में NC की वैल्यू 5.7 होती है, NQ की वैल्यू 1 होती है, N गामा की वैल्यू 0 होती है। तो इनको अगर मैं पुट करूँगा ऑप्शंस में तो मेरा ये टर्म निकल के आएगा 5.7C प्लस गामा DF, ठीक है। अभी भी ये गामा DF वाला टर्म जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखिए इस तरह के जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें गामा DF को हटाना होता है, नेगलेक्ट करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं हमें नेट बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ये वाला टर्म साथ में आएगा तो हम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में है, ESC के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा और भी कई स्टेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो वहाँ पे जब भी सॉल्यूशन आता है, आप कहीं भी इसका सॉल्यूशन देखेंगे वहाँ पे गामा DF को ये नेगलेक्ट करते हैं या फिर नेट बियरिंग कैपेसिटी को लेके चलते हैं। अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है QU नेट इक्वल टू 5.7C। ये तो हो गया किसके लिए, स्ट्रिप के लिए। अब वहीं अगर मैं सर्कुलर की बात करूँ तो सर्कुलर के केस में 1.3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा, इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा
इक्वल टू 1/1.3 आएगा, और जैसे क्यू यू नेट इक्वल टू 1.3 टाइम्स क्यू यू नेट 1, जो यानी स्ट्रिप वाली के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा 1.3 × 200 इक्वल टू 260, मतलब जो सर्कुलर के लिए आंसर आने वाला है वो हो जाएगा तो 260 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोर देन 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी आपको इतना पता होना चाहिए कि स्ट्रिप के केस में CNC होता है और सर्कुलर के केस में 1.3 CNC होता है। ठीक है, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि किसके केस में ज़्यादा और किसके केस में कम आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइट डिफ्लेक्शन एंगल मे बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाई सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू रीड। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सपोज मेरे पास कोई ये एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। इस लाइन की पहले मैं बियरिंग निकालूंगा। ये मेरे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बियरिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इस पॉइंट B के आने बाद यहाँ पे कोई दूसरी लाइन है C पॉइंट पे BC लाइन है, इसकी बियरिंग क्या होगी, ये वाली। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा, डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, ये देखिए ये वाली लाइन को मैं आगे ड्रॉ करूँगा तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जो एंगल होगा इसे क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। इसे मैं डेल्टा भी डिनोट कर सकता हूँ, डेल्टा से डिफ्लेक्शन एंगल होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है मेरा डिफ्लेक्शन वाला, ये मुझे 90 डिग्री लेना है, क्योंकि राइट एंगल लेना है तो यानी 90 डिग्री लेना है। तो 90 डिग्री लेने पे मुझे बैक साइड, मतलब इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट से जब मैं बैक साइड लूँगा, ये वाले स्टेशन की तरफ देखूँगा तो वो कितने एंगल पे मुझे देखना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बियरिंग लूँ इस पॉइंट की यहाँ से बैक बियरिंग, तो मेरा ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट पे खड़े होकर जस्ट पीछे की तरफ देखूँगा तो यहाँ पे मेरा कौन सा कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे हमें कोई एंगल नहीं बताया है। इस पॉइंट पे इसकी बियरिंग हमें कुछ नहीं दी। अगर इसका एंगल हमें नहीं पता है तो हम नहीं कह सकते कि जो बैक रीडिंग होगी वो कितनी होगी, इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, 0 डिग्री वाला, कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जस्ट पीछे की तरफ देखूँगा तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 स्पेसिमेंस ऑफ क्ले A and B आर टेस्टेड इन ए कंसोलिडेशन apparatus, देन द रेशियो KA डिवाइड बाई KB इज इक्वल टू। तो आपको पता होना चाहिए कि KA डिवाइड बाई KB मतलब KA क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल A, एंड KB क्या होगी, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल B। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, MV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और CV क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे दोनों सॉइल जो भी दो सॉइल हैं, दोनों सॉइल के MV CV दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक फार्मूला यूज करना है, वो क्या होता है, परमेबिलिटी का फार्मूला K = CV MV × गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो कि कितना होता है 9.81। तो इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, KA और KB को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को मैं पुट करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, CV 3.8 × 10⁻⁻4 इंटू MV 3.6 × 10⁻⁻4 और गामा W, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वहीं दूसरी सॉइल की CV और MV यहाँ पे सबको कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास फाइनल बचेगा 3.8 × 3.6 डिवाइड बाई 1.8 एंड 1.9। अब 1.8 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 1.9 से 3.8 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 4 आ जाएगा निकल के। तो ऑप्शन को अगर हम मैच करेंगे यहाँ पे ऑप्शन D करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड कंटूर्स विद हायर वैल्यू इनवर्स रिप्रेजेंट। ये कह रहा है क्लोज कंटूर है इस तरह से, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही हैं, मतलब सपोज यहाँ पे थी 50, ये होगी 60, फिर 70, फिर 80, 90 एंड 100, मतलब अंदर की तरफ जैसे हम जा रहे हैं तो वैसे वैसे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। तो आपको पता होगा कि जब हिल का केस होता है, हिल के केस में जो कंटूर बनता है सबसे पहला ये होगा, इसकी वैल्यू सपोज 10 मीटर हाइट है। उसके बाद दूसरा कंटूर इसके पास, इसकी हाइट होगी सपोज 20 मीटर, फिर ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, 50 मीटर, 60। जैसे जैसे हम इनवर्ट जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो एलिवेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कंटूर की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। तो हिल के केस में क्या होता है, इनवर्ट डायरेक्शन में वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको बिल्कुल सही से दिख जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि पॉन्ड होता है, पॉन्ड के केस में इन्वर्ट जैसे हम जाएंगे अंदर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज क्या होती है हमारी, रिड्यूस होती हैं। सबसे बाहर का जो एलिवेशन होगा कितना है, सपोज 70-100 फीट में अगर मैं ले लूँ,
फिर उसके बाद जैसे और अंदर जाएंगे दूसरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसके अंदर और जाएंगे तो वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो जब वैल्यूज इनसाइड में रिड्यूस हो रही हो तो वहाँ पे पॉन्ड होता है, और जब इनसाइड में वैल्यूज इंक्रीज हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द RL ऑफ ए बेंच मार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 1.215 मीटर एंड द फोर साइड इज 1.87 मीटर, द RL ऑफ द फॉरवर्ड स्टेशन। देखिए ये जो हमारा सर्वेइंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो आपके गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिर्फ एज्यूम करना है, आपको डायग्राम बनाना है एक इस तरह से। हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, यहाँ से आप बैक साइड फोर साइड रीडिंग लेंगे और इस डायग्राम की हेल्प से हमारा क्या होगा, आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा और इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। देखिए यहाँ पे हमारा ये स्टेशन दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि RL दिया बेंचमार्क का। तो बेंचमार्क क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ की हमें RL पता होती है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें RL पता होती है, इसे हम बेंचमार्क बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब हम पहली रीडिंग लेते हैं, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड में होती है। तो बैक साइड में रीडिंग होगी मतलब जहाँ पे हमें RL पता होगा। तो इस पॉइंट का हमें RL पता है तो इस पॉइंट की हम रीडिंग लेंगे जिसे बोलेंगे बैक साइड। और दूसरी रीडिंग क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर साइड। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इस तरह से ये हमारा ऑपरेटर्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद मैंने बैक साइड रीडिंग ली है 1.215 और इस पॉइंट का RL 100 मीटर दिया हुआ है। RL क्या होता है, हमारा मेन सी लेवल से जितनी भी हाइट होती है किसी पॉइंट की, नीचे से ऊपर की तरफ जो भी हाइट होगी। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगा। कैसे, ये बैक साइड प्लस ये 100 मीटर। इसके बाद में क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने एक रीडिंग ली फोर साइड जिसकी वैल्यू 1.87। अब इस पॉइंट का RL कैलकुलेट करिए। तो इस पॉइंट का RL हम कैसे सिंपली बता सकते हैं, ये मुझे टोटल हाइट पता चल जाएगी ये वाली, इसमें से मैं ये वाली हाइट को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये नीचे वाली हाइट पता चल जाएगी। तो देखिए यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 100 प्लस 1.215 माइनस 1.87। तो आंसर हमारा आएगा 99.345 मीटर। ऑप्शन चेक करेंगे, 99.345 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फोर साइड ऑफ ए लाइन AB इज 35 डिग्री एंड दैट ऑफ लाइन BC इज 15 डिग्री, देन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइन्स। देखिए एक लाइन हमारी है इस तरह से AB, जिसका जो बियरिंग हमारी वो है 35, और दूसरी लाइन है यहाँ से इस तरह से BC, इसकी बियरिंग कितनी है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है। इंक्लूडेड एंगल मतलब ये वाला एंगल, इनके जो बीच का एंगल होगा इसे हम कैलकुलेट करना है, इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में देखते हैं, ये वाली लाइन होगी, इसकी बियरिंग कितनी 35, ऊपर वाली के 15। अब इसको हम क्या करना है, देखिए सबसे पहले मुझे जो ये लाइन है ये कितनी है 15, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये वाली 90 डिग्री हो गई। अब मुझे ये वाला एंगल पता करना है। ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 35 डिग्री है, तो इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ठीक है, ये हो गया 35 और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे 55 है इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट कितना हो जाएगा, ये वाला 55, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये भी पता चल गया है। अब मुझे क्या बचा, ये देखिए 15, 90 और ये वाला 55 डिग्री। तीनों एंगल पता चल गए, तीनों को ऐड कर दो, इंक्लूडेड एंगल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 160 डिग्री। ऑप्शन चेक करेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर इज गिवन बाई। देखिए सबसे पहले समझिए क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन हमारा सॉइल मैकेनिक्स से, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के चैप्टर से आया हुआ है। तो सिंपल हमें टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर का जो फॉर्मूला होता है उसे बताना है। तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर का जो फॉर्मूला होता है SN = C/γ × HC। जरा ऑप्शन मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपसे मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि जो हाइट इस फॉर्मूला में, ये हाइट मैंने क्रिटिकल हाइट लेके फॉर्मूला को मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे हाइट किस में दी है, ये नॉर्मल हाइट दी हुई है। हर एक ऑप्शन में नॉर्मल हाइट आपको मिल रही है, इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्रिटिकल हाइट को नॉर्मल हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हाँ हमें पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी = क्रिटिकल हाइट डिवाइड बाई नॉर्मल हाइट। तो यहाँ से क्या होगा, क्रिटिकल हाइट = क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू नॉर्मल हाइट, HC = हो जाएगा H × फैक्टर ऑफ सेफ्टी FC। अब इसको अगर हम सिंपल फार्मूला में यूज करें तो मेरा जो ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जो स्टेबिलिटी नंबर आता कैसे, आपको पता होगा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो कोहेसिव सॉइल होती है, एक होता है सैंड के केस में, एक होता है कोहेसिव सॉइल के केस में। जब हम कोहेसिव सॉइल के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है बड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो आपको जेड दिख रहा होगा, जेड ये हमारे इस स्लोप का क्या होती है, हाइट होती है जेड। ये एक ऐसी हाइट होती है, अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूँ, इस हाइट को मैक्सिमम कर दूँ, जिसे बोलेंगे हम HC क्रिटिकल हाइट, और इस HC से ज़्यादा थोड़ी सी भी इसको हम बढ़ाएंगे, इस क्रिटिकल हाइट को थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ाएंगे तो ये स्लोप हमारा फेल कर जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम हाइट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, इस हाइट को मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम डालूंगा HC, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पुट करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा, इसको इक्विवेलेंट करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से ये निकल के आएगा फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गामा HC को एक तरफ निकालेंगे, बाकी कॉस बीटा साइन बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन बीटा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू C, जो कि क्या है, कोहेजन। अभी बीच वाला टर्म है, इसको एक तरफ करके C अपॉन गामा HC एक तरफ करेंगे। अब ये देखिए आपके पास जो ये बड़ा सा टर्म आ चुका है, ये वाला जो ब्रैकेट में बड़ा सा टर्म आ चुका है, इसको मैं क्या बोलूँगा, स्टेबिलिटी नंबर, दैट इज SN। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है SN इक्वल टू C अपॉन गामा HC। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डेरिवेशन आपको बता दिया कि कैसे आता है, ये स्टेबिलिटी नंबर कहाँ से निकल के आता है। अब इसी को फर्दर डिराइव करेंगे तो SN इक्वल टू C अपॉन गामा HC, फैक्टर ऑफ सेफ्टी HC अपॉन H, HC इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू H। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, SN इक्वल टू C अपॉन गामा HC की जगह पे ये वाली हम वैल्यू पुट कर देंगे, H इंटू FC। FC क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। While doing leveling in undulating terrain, it is preferable to set the level on। देखिए हमारे पास कोई अंडुलेटिंग टेरेन है इस तरह से, यहाँ पे मुझे लेवलिंग करनी है, तो लेवल है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मुझे कहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि अंडुलेटिंग टेरेन में हमारा जो लेवल होता है वो 2 तरह से रखा जाता है, स्लोप के किसी भी एक साइड में रखते हैं। अब साइड में क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है, ये हमारी या तो ये अपर पॉइंट से पास हो या फिर ये लोअर पॉइंट से पास हो, या तो हिल से पास हो या फिर डिप्रेशन से पास हो। तो इस तरह से हमें लेवल को रखना होता है। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा एनी साइड ऑफ द स्लोप, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है तरजाकीज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स आर फंक्शन ऑफ। देखिए तरजाकी बियरिंग कैपेसिटी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, NC, NQ और N गामा। तो ये तीनों जो फैक्टर होते हैं ये किसके होते हैं, फाई के फंक्शन होते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई के ये तीनों फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा B करेक्ट हो जाएगा, ओनली फाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पाइल्स ऑफ ए पाइल ग्रुप इन क्लेज शुड बी इक्वल टू। देखिए क्ले है और क्या है, पाइल ग्रुप है। जब पाइल ग्रुप और क्ले का कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे जो हमारा स्पेसिंग होती है पाइल्स की वो होती है 2.5 से लेके 3.5, 2.5 से 3.5 होती है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा, 3 टाइम्स द डाया ऑफ द पाइल, क्योंकि 2.5 या फिर 3.5 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनके बीच की वैल्यू जो होगी जो कि 3 टाइम्स यहाँ पे दी हुई है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज ए रेगुलर पैरेललोग्राम प्लॉट ऑफ लैंड हुज एंगल BAD इज 60 डिग्री। इफ द बियरिंग ऑफ लाइन BC इज 30 डिग्री देन द बियरिंग ऑफ द लाइन CD। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद में BAD एंगल दिया हुआ है और BC लाइन की बियरिंग दी हुई है, तो CD लाइन की बियरिंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे ABCD इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। BAD एंगल ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना 60 डिग्री दिया है, और BC लाइन ये वाली लाइन जो है इसकी बियरिंग दी है 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री यहाँ पे कैसे है मेरे पास, इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये लाइन है मेरी BC, यहाँ पे कितनी होगी 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 हो गई। तो ये नीचे वाला कितना रह जाएगा, नीचे वाला 60 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब इसके बाद में देखिए एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है और ये दोनों ये भी पैरेलल है, इसीलिए यहाँ पे जितना एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, और ये जितना एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे CD लाइन की बियरिंग बतानी, ये वाली जो लाइन है CD इसकी बियरिंग बतानी है। तो इसकी बियरिंग बताने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए इस तरह से ये आपका क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये मेरी लाइन है कुछ इस तरह से CD। तो नॉर्थ से लेके मुझे इस तरह से इस पे जाना है, ठीक है, नॉर्थ से मुझे चलना है और इस तरह से जाना है, ये मुझे बियरिंग कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ पे हमें सिंपल एंगल बताने हैं कौन से कहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये है नॉर्थ हमारा सबसे ऊपर, ठीक है। तो नॉर्थ से ये वाला जितना एंगल है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये जो बीच में छोटा सा दिख रहा है ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। अब बचा ये बीच वाला, तो बीच वाला मैंने भी बताया था कि ये 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 60 + 30 + 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60, 30 और 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 270 आंसर, 270 डिग्री। तो ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट है 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए कर्व T1 एंड T2 आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट T1 एंड लॉन्ग कॉर्ड T1 T2 विल बी। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा सर्वेइंग से और कौन से चैप्टर से, कर्व। सर्वेइंग में जो कर्व वाला चैप्टर होता है ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। इस तरह से पॉइंट है, ये दोनों क्या होंगी रेडियस हो गई। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ की, इसे मैं क्या बोलूँगा T1, और इस वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, इसे बोलूँगा T2। अब इन दोनों पॉइंट को जो पॉइंट कनेक्ट करेगा उसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड। T1 T2 क्या कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो T1 है, ये T1 वाली टेंजेंट और ये जो कॉर्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनके बीच का एंगल बताना है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैंने क्या डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है। देखिए ये T1 और ये T2, इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसे मैं क्या कहूँगा, डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा। अगर ये डेल्टा हो गया तो बीच वाला क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस डेल्टा। क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कितना एंगल बना रही है 180, उसमें से एक लाइन इधर से आ रही है, डेल्टा एंगल बना रही है। तो इसके जो अपोजिट वाला होगा ये वाला, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा। अब मैं क्या करूँगा, पूरा एंगल को नहीं लेके हाफ एंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है पूरा एंगल बनना, तो इसको मैं हाफ लेके चलूँगा इस तरह से। इस वाले दूसरी पिक में आप देख सकते हैं, इस वाले में ये मैंने हाफ एंगल लिया, तो अगर हाफ लूँगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा बाई 2, क्योंकि अभी कितना था 180 माइनस डेल्टा बाई डेल्टा। इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 से, क्योंकि हाफ करना है मुझे, तो यहाँ पे 90 माइनस डेल्टा बाई 2 निकल के आएगा। अब ये हो गया 90 माइनस डेल्टा बाई 2, और ये वाला जो मुझे एंगल कैलकुलेट करना है उसे मैं अल्फ़ा नाम दूंगा, ठीक है। दो एंगल मुझे पता चल गए। अब मुझे मेरे पास कौन सा रह गया है, ये हो गया 90 डिग्री, ये अल्फ़ा हो गया, ये 90 माइनस डेल्टा बाई 2 हो गया है। तो मुझे अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है एक ट्रायंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो मैं तीनों को यहाँ पे लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस 90 माइनस डेल्टा बाई 2 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यहाँ से अल्फ़ा हमारा निकल के आएगा डेल्टा बाई 2। अल्फ़ा कितना आएगा डेल्टा बाई 2। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, कई बार क्वेश्चन ये आता रहता है, बहुत ही सिंपल होता है, उसके बाद भी क्वेश्चन आता है। पता नहीं क्यों आता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसके बाद भी क्वेश्चन आता है। ईएससी में भी आज के टाइम में ईएससी में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, सॉइल मैकेनिक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखेंगे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस सी। सबसे सिंपल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस सी। काफ़ी सिंपल फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कभी कभी दूसरी चीज़ पूछता है, क्या ई की जगह एन देता है, ई की जगह एन होगा तो क्या करना होगा। तो देखिए हमें पता है कि ई इक्वल टू होता है n/1 माइनस एन। इसको मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँगा, G-1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की जगह क्या रखूँगा n/1 माइनस एन। इन दोनों को मैं एलसीएम लूँगा नीचे वाले को, तो G-1 डिवाइड बाई 1 माइनस एन प्लस एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन। ये दोनों एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा G-1 एंड 1 माइनस एन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक में वॉइड रेशियो दिया होता है, एक में आपका पोरोसिटी दी होती है। तो पोरोसिटी अगर दी होगी तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बैक साइड रीडिंग ऑन बेंच मार्क इक्वल टू 100 मीटर वाज 3.25 मीटर। द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग टू द बॉटम ऑफ ए गर्डर वाज 1.25 मीटर। द RL ऑफ द बॉटम ऑफ द गर्डर। देखिए अभी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किया था, लेकिन यहाँ पे एक चेंज किया है। वो क्या किया है, इन्वर्टेड स्टाफ। यहाँ पे आपको क्या दिया, इन्वर्टेड स्टाफ दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये बैक साइड रीडिंग कितनी है 3.25 बैक साइड, और बैक साइड रीडिंग कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे बेंच मार्क होगा। ये बेंच मार्क, इसका RL भी आपको पता होगा। ये रीडिंग कितनी है 3.25। अब यहाँ पे 4 साइड रीडिंग लेनी है, 4 साइड रीडिंग इस तरफ गई, ठीक है। अब आपसे एक चीज़ दिया इन्वर्टेड स्टाफ, मतलब आपको नीचे ना जाके आपको ऊपर जाना है, ठीक है, इस तरफ से।
यहाँ पे कुछ गर्डर, यहाँ पे गर्डर दिया होगा, इसकी रीडिंग आपको लेनी है। देखिए आप डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास होगा इंस्ट्रूमेंट, बैक साइड रीडिंग जो 3.25 RL है 100 मीटर, नीचे से जो भी रीडिंग आएगी RL हो गई। इसके बाद में 4 साइड ये रही, यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ आपका लगाया हुआ है, 1.25 मीटर रीडिंग आएगी, ये हमारा गर्डर है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जहाँ पे गर्डर में जो पॉइंट है इस पॉइंट का RL बताना है। तो हमें पता RL क्या होती है, मीन सी लेवल से हाइट ये वाली। तो यहाँ पे देखिए RL निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल तीनों वैल्यू को ऐड कर देना है, क्योंकि ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट, तो मुझे इस पॉइंट का RL पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104.5 मीटर। ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉइल सैंपल हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 1.3, वाटर कंटेंट ऑफ 50% एंड ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 इज इन ए स्टेट ऑफ। देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 3 चीज़ें दी हैं, वाइड रेशियो है, वाटर कंटेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो कह रहा है कौन से कंडीशन में होगा, सैचुरेटेड होगा, फुली सैचुरेटेड होगा, अंडर सैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेशन दिया है इसका मतलब हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करना है। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन में पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है ES = WG। इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए हमारे पास E दिया है, W दिया है, G दिया है। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1.3 S = 0.5 2.6। यहाँ से क्या होगा, S = 0.5 × 2 S = 1। S = 1 आ रहा है, इसका मतलब फुल्ली सैचुरेटेड है। अगर S = 0.5 आता तो हम क्या कहते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड है। अगर S = 0 आता इसका मतलब ड्राई कंडीशन में है। तो यहाँ पे S = 1 आ रहा है, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर ए सॉइल विद C = C मतलब कोहेजन = 15 kN/m², एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन R यहाँ पे कह देखिए R है जो हमारा गामा यूनिट वेट 19 kN/m³। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर 0.046। इफ़ ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन ऑफ 1.5 इज रिक्वायर्ड देन द सेफ हाइट ऑफ द स्लोप विल बी। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब देखने से दिमाग ख़राब हो गया कि कैसे सॉल्व होगा। दिखने में लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से, सॉइल मैकेनिक्स से, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कैसे सॉल्व होगा, तमाम फार्मूला माइंड में चल रहे होंगे कि ये फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला लगाते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है कि स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। स्टेबिलिटी नंबर कितना दिया हुआ है, 0.046। अगर स्टेबिलिटी नंबर आ रहा है इसका मतलब हमें एक ही फार्मूला याद आएगा, कौन सा, SN = C/γ × HC, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे माइंड में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, देन द सेफ हाइट ऑफ द स्लोप, सेफ हाइट के बारे में पूछा है। लेकिन ये हाइट कौन सी होती है, क्रिटिकल हाइट होती है। अगर सेफ हाइट पूछ रहा है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी = होता है क्रिटिकल हाइट / सेफ हाइट। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज होंगे, एक SN वाला, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। अब देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या, SN पता होना चाहिए जो कि हमारे पास है, कोहेजन पता होना चाहिए वो भी है, गामा यूनिट वेट भी हमारे पास है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमारे पास है। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्रिटिकल हाइट को कैलकुलेट करेंगे। SN = C/γ × HC, HC = C/γ × SN। तो C की वैल्यू 15 है, गामा की वैल्यू 19 है, SN = 0.046 है। देखिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि हम कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा हमारे पास, तो हमें अपने माइंड से कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे 2 तरह होते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन रूल होता है, एक क्या होता है, आप कन्वेंशनल मतलब एक एक करके पहले मल्टीप्लाई करिए फिर डिवाइड करिए। तो पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन काफ़ी वेरी कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन मतलब आपस में मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन रूल लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाएंगे, 15 हो गया, 19 यहाँ पे 0.046, पॉइंट को हटाएंगे, 1000 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब 15 को देखिए, 15 किससे जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 46 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 15 3 जा 45 होता है। देखिए एग्जैक्ट 46 से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 3 जा कितना 45 होता है। तो मैं इसे 3 बार काट सकता हूँ, 3 बार कैंसिल आउट करूँगा तो 3 आएगा। फिर 1000 / 19 3 जा 57 होता है, इसको यहाँ पे लिखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, HC = यहाँ पे हो गया, और 57 को एज्यूम करूँगा 60, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए नीचे वाली वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल आंसर हमारा कम आएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर नीचे वाली वैल्यूज को हम इंक्रीज करें तो हमारा आंसर कम आएगा। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, फाइनल आंसर आएगा उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1000 / 60 कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 100 / 6 तो हमें पता ही होता है 16.66
आ जाएगा। अब नीचे की वैल्यू हमने बढ़ाई थी, इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा उसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या करूँगा 17 एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा दी 17 कर दिया है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है HC डिवाइड बाई एच, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा HC जो कि 70 निकल के आई है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, तो पॉइंट को हटाऊंगा तो 170 डिवाइड बाई 15, तो 15 को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 15 बन जा कितना का 15 आएगा। इसके बाद में 17 माइनस 15 कितना नीचे 2 बचेगा, फिर से 1 बार डिवाइड होगा तो जैसे ही 1 1 आएगा तो 11 जैसे हमें दिख रहा है 11 आ रहा है, तो वैसे हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो 11 हमारा केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है डी में, तो भाई हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा अप्रॉक्सीमेशन रूल। अगर आपको इससे नहीं आता है तो आप कन्वेंशनल रूल भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे, तो उससे टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करेंगे, बार बार कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको ये अप्रॉक्सीमेशन रूल भी अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर लोड द वॉइड रेशियो ऑफ ए सबमर्ज्ड सैचुरेटेड क्ले डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0.92, what will be the settlement of a 2 meter thick clay of same type due to consolidation। देखिए जब भी यहाँ पे सेटलमेंट से क्वेश्चन आता है, सॉइल का क्वेश्चन है, सेटलमेंट से आता है, और उस सेटलमेंट में आपको वॉइड रेशियो चेंज हो रहे हैं, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जब हमारे वॉइड रेशियो चेंज होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, वो क्या होता है डेल्टा एच डिवाइड बाई एच इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट। ये एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला हमेशा यूज होगा जहाँ भी वॉइड रेशियो में चेंजेस आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ दी हुई है, देखिए सबसे पहले वॉइड रेशियो दी है, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा ई दिया हुआ है, और जो नीचे ई नॉट आ रहा था इनिशियल वॉइड रेशियो वो भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो थिकनेस है हमारी टोटल सैचुरेटेड क्ले की जो थिकनेस है 2 मीटर वो भी दी हुई है। तो चलिए फॉर्मूला में हम पुट करेंगे डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट। डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए डेल्टा ई कितना है 1 माइनस 0.92 अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या है इनिशियल वॉइड रेशियो इनटू थिकनेस। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0.92 कितना हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 0.08 मीटर्स। इसको मैं mm में कन्वर्ट करूँगा तो हमारा आ जाएगा 80 mm। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट 30 मीटर इंटरवल्स आर 20, 40, 60, 50 एंड 30 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्मोइडल रूल। देखिए पहले तो ये क्वेश्चन हमारा 2 चैप्टर से बन सकता है, कौन सा, पहला होगा एस्टिमेशन और दूसरा क्या होगा सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एस्टिमेशन में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वेइंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं तो इसे मैं एस्टिमेशन से कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है प्रिस्मोइडल। अब आपने सुना होगा प्रिस्मोइडल, इसके प्रिस्मोइडल को हम और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल या फिर प्रिस्मोइडल एक ही चीज़ होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है, ब्रैकेट के बाद d/3, डी क्या हमारी जो इंटरवल होगा या फिर डेप्थ कह सकते हैं, अंदर आएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ इवन टर्म्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हैं, डी की वैल्यू 30 मीटर है, A1, A2, A3, A4, A5 सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करूँगा डी डेप्थ की जगह 30 डिवाइड बाई 3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए फर्स्ट वैल्यू कितनी है 20, लास्ट कितनी 30, 20 प्लस 30। अब देखिए जो वैल्यूज हम यूज कर चुके हैं उन वैल्यूज़ को दोबारा से यूज नहीं करना है। 20 और 30 यूज कर चुके तो 20, 30 को फिर से यूज नहीं करना है। अब प्लस 4 टाइम्स जितनी भी इवन वैल्यूज है, इवन कितनी है 40 सेकेंड टर्म पे आ रहा है, उसका फोर्थ कौन सा है 50, तो 40 और 50 को यूज करना है। प्लस 2 टाइम्स ऑड वैल्यू, ऑड यहाँ पे केवल एक ही है कौन सी 60, तो 60 को यूज कर लेंगे। इसको फर्दर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5300। ऑप्शन चेक कर लेंगे 5300 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन ओपन ट्रेवल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ये काफ़ी सिंपल है, हमारे जितने भी जो रूल्स होते हैं ओपन ट्रेवल्स के सिंपल होता है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर इज 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द करस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सॉइल का क्वेश्चन है, हमें पता है 2 चीज़ें दी हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, प्रिंसिपल स्ट्रेस फेलियर पे प्रिंसिपल क्या होती है सिग्मा 1 50 दी है, पूछ रहा है माइनर जो कि सिग्मा 3 पूछ रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे एक
फॉर्मूला होता है जो कि मेजर फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या है? सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। अब इस क्वेश्चन में कोहेजन नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक कैसी है? सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल है मतलब c इक्वल टू 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये वाला जो टर्म है, इस फॉर्मूला में ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे पास? ये सिग्मा 3 वाला इतना। अब यहाँ पे चलिए वैल्यूज को पुट करेंगे। सिग्मा 1 कितना? 50, सिग्मा 3 कैलकुलेट करना है, tan स्क्वायर 45 प्लस 5 कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिवाइड बाई 2 फर्दर कैलकुलेट करेंगे। 50 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर, अंदर हो जाएगा 60, और हमें पता है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 50 इक्वल टू सिग्मा 3 √3 का होल स्क्वायर, और फाइनल आंसर हमारा आएगा सिग्मा 3 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 16.66। ऑप्शन मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, एज पर IS क्लासिफिकेशन ए फाइन ग्रेन सॉइल इज हाईली कंप्रेसिबल इफ़ इट्स लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन। देखिए IS क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 3 तरह से डिवाइड होती है। सबसे पहले को तो 35 से लेके 50, 35 से जो कम होती है उसे क्या बोलते हैं? लो, 35 से 50 क्या होती है? मीडियम, और 50 से ज़्यादा क्या होती है? हाइयर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है इस चार्ट में आप देख सकते हैं, वाई एक्सेस पे है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक्स एक्सेस पे क्या है? लिक्विड लिमिट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन होती है, ए लाइन और यू लाइन। ए लाइन क्या होती है? IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। WL क्या है? लिक्विड लिमिट है। तो मुझे क्या करना था, आपके पास लिक्विड लिमिट दी होती है, ठीक है, लिक्विड लिमिट कुछ सपोज वैल्यू दी होगी 30%। तो आपसे कहते हैं कि बताइए ये सॉइल किस कैटेगरी में आएगी। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले IP कैलकुलेट करनी होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस वैल्यू से आएगी, इसके अलावा एक आपको स्टैंडर्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स दी होगी। सपोज स्टैंडर्ड आपके पास दी है, कुछ भी हो सकती है, 10% हो सकती है, और इस वैल्यू से आपको कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू से जो कैलकुलेट करके आएगी वो स्टैंडर्ड ये लाइन आएगी, ए लाइन। अब जो आपको पहले से दी हुई है उसको आप चेक करेंगे कि वो वैल्यू इस लाइन से नीचे आ रही है या फिर इस लाइन के ऊपर जा रही है। अगर नीचे जा रही है इसका मतलब आपकी जो सॉइल है वो कैसी होगी? ऑर्गेनिक होगी या फिर सिल्ट होगी, ठीक है, ऑर्गेनिक होगी या फिर सिल्ट होगी। अगर IP इस लाइन से ऊपर जा रहा है तो हमारी सॉइल कैसी? क्ले होगी, ठीक है। अब इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं। अगर वैल्यू हमारी 35 से 50 के बीच में लाई कर रही है तो हमारी 35 से 50 है, बट इस लाइन से नीचे तो वो कैसी होगी? आपकी मीडियम सिल्ट होगी या फिर मीडियम ऑर्गेनिक होगी, या फिर इस लाइन के ऊपर है तो वो मीडियम क्ले होगी। वहीं अगर 50 से ज़्यादा है, इस रीजन में है, तो वो कैसी होगी? हाई सिल्ट होगी, मतलब इस तरह से, और हाई ऑर्गेनिक होगी, मतलब इस तरह से। अगर वही इस रीजन में लाई कर रही है तो कैसी होगी? लो ऑर्गेनिक और लो सिल्ट होगी। भाई इस पॉइंट के ऊपर है तो वहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं। तो इस चार्ट का यही बेनिफिट होता है, ए लाइन यू लाइन। तो कि यू लाइन क्या होती है? यू लाइन एक मैक्सिमम आपकी जो लिमिट होती है, ये यहाँ पे लाइन होती है कि इस जो भी हमारी सॉइल होगी वो इस लाइन के नीचे ही रहेगी, इस लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल नहीं जाएगी। 2 लाइन होती हैं, पहली ए लाइन होती है, दूसरी यू लाइन होती है। ए लाइन हमें बताती है कि वो क्ले होगी या फिर सिल्ट होगी या फिर ऑर्गेनिक होगी, और यू लाइन क्या होगी? मैक्सिमम लिमिट को डिफाइन करती है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, या फिर हम कहें इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 25 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, क्रिटिकल हाइट ऑफ एन अनसपोर्टेड वर्टिकल कट इन कोहेसिव सॉइल इज गिवन बाई। मतलब ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से? अर्थ प्रेशर थ्योरी से। इसमें कह रहा है कि जो अनसपोर्टेड वर्टिकल कट, मतलब मेरे पास ये एक सॉइल है इस तरह से, यहाँ पे ये सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना इसका एक्सकवेशन करूँ, इस तरह से एक्सकवेशन करूँ इसका, यहाँ पे देख सकते हैं इसका इस तरह से एक्सकवेशन करूँ कि यहाँ पे कोई भी क्रैक्स ना आए, मतलब ये सॉइल टूटे ना। तो वो कितनी हाइट होती है? वो होती Z इक्वल टू 4C डिवाइड बाई गामा रूट KA। C क्या है? कोहेजन है, गामा क्या है? यूनिट वेट है, KA क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो यहाँ पे इसे देख सकते हैं, अनसपोर्टेड वर्टिकल कट 4C अपॉन गामा रूट KA, जहाँ पे KA की वैल्यू कितनी होती है? कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अब मैं क्या करूँगा? Z इक्वल टू 4C डिवाइड बाई गामा इंटू KA की जगह इस वैल्यू को पुट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा 4C अपॉन गामा इंटू tan 45 प्लस 5/2। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे जितने क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस। अब अगले जो 25 क्वेश्चंस, लास्ट जो 25 बचे हैं वो अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। और तो इस लेक्चर से आप समझ सकते हैं कि जो सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज होता है वो कितना ज़्यादा होता है। कोई भी एग्जाम उसमें सॉइल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक चीज़ देखिए,
आपकी जो अर्थ प्रेशर थ्योरी या फिर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं। अब इससे इन क्वेश्चन क्यों ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर्स आपके इसमें ईएससी के अगर देखा जाए ईएससी या फिर गेट में, तो इनमें इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वैसे जो स्टेट लेवल या फिर जेई लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पेपर का लेवल हल्का सा अच्छा करने के लिए इन लोगों ने क्वेश्चन से यहाँ से दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होनी चाहिए और कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि किस तरह से वैल्यू कौन सी कहाँ पे पुट होगी, कहाँ पे कैसे यूज होगी, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। तो यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। वो कोई भी सब्जेक्ट कोई भी एग्जाम ले लो उसमें सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो आप सॉइल मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ लो। सॉइल मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, या फिर जो हाइड्रोलिक वाला पार्ट है, जितना भी एफएम हो गया, ओसीएफ हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लो। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।